क्या एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का कभी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बन सकता है? सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी असाधारण सफर को डिकोड करने वाले हैं। एक बेहद साधारण शुरुआत से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद तक पहुंचने की इस पूरी टाइमलाइन को आज हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इसकी नींव पड़ी, यानी शुरुआती साल और शुरुआती संघर्ष। देखिए, साल 1950 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में उनका जन्म हुआ। बचपन में रेलवे स्टेशन की उसी मशहूर चाय की दुकान पर हाथ बटाना, फिर जवानी में पूरे देश की यात्राएं करना, असल में इन्हीं चीज़ों ने ज़मीनी स्तर की राजनीति और एक बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की नींव रखी थी। अब आते हैं उस दौर पर जो इस पूरी टाइमलाइन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2001 यही वो वक्त था जब एक जमीनी कार्यकर्ता के कंधों पर अचानक से एक राज्य की जिम्मेदारी आ गई। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका पहला बड़ा एग्जीक्यूटिव रोल था और यहीं से एक नया और काफी चर्चाओं वाला राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ। इसी दौर में गुजरात मॉडल की सबसे ज्यादा बात हुई। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे: बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भारी निवेश और तेज विकास। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ इस मॉडल ने देश भर में खूब तारीफें बटोरी, वहीं दूसरी तरफ इसी नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचनाओं और बहसों का सिलसिला भी शुरू हो गया। खैर, समय आगे बढ़ा और हम पहुंच गए 2014 में। ये वो साल था जिसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 2014 के उस ऐतिहासिक कैंपेन को अगर देखें तो उसकी रणनीति एकदम साफ और धारदार थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर डिजिटल आउटरीच और लाखों की भीड़ वाली विशाल रैलियां। इसी रणनीति ने एक राज्य के नेता को सीधे एक राष्ट्रीय पावर हाउस में बदल दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद का सफर और भी ज्यादा एक्शन से भरपूर रहा। आइए उन नीतियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने देश की दिशा तय की। एक के बाद एक कई बड़े और तेज फैसले लिए गए, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ भारत अभियान, देश भर में जीएसटी लागू करना हो या फिर डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी। इन फैसलों का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि जहां इन्हें ऐतिहासिक बताकर सराहा गया, वहीं इनकी वजह से सरकार को कड़े विरोध और आलोचना का भी सामना करना पड़ा। वैसे अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो नीतियों पर होने वाली ये बहसें और चर्चाएं ही तो हमारे लोकतंत्र की असली खूबसूरती हैं। ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा है। घरेलू नीतियों से थोड़ा आगे बढ़कर अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर भी रुख करते हैं। इस दौरान भारत की ग्लोबल इमेज में भी काफी बदलाव देखने को मिला। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हों या फिर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इन सबका एक सीधा मकसद था ग्लोबल स्टेज पर भारत की साख और उसकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना। अब अगर इस पूरी राजनैतिक विरासत का मूल्यांकन करें तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण आते हैं। कुछ लोग इस सफर को एक बहुत बड़ी और अकल्पनीय प्रेरणा के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोगों का ध्यान मुख्य रूप से उन विवादों और आलोचनाओं पर रहता है जो इस सफर के साथ साथ चले हैं। लेकिन तमाम बहसों और अलग अलग राय के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक साधारण चाय की दुकान से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का यह सफर सच में असाधारण है। इस सफर ने भारतीय राजनीति के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही रह जाता है कि आने वाले वक्त में इतिहास इस राजनीतिक सफर को आखिर किस तरह याद रखेगा, एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में या फिर इसके साथ जुड़े विवादों के चश्मे से। ये सच में हम सब के लिए सोचने वाला विषय है।